हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है इस हफ्ते के आखिरी सास बहू और सेंसेक्स की, क्योंकि कल चाचा भतीजा होना है। मदद करने के लिए आज ओम कैपिटल के कोलकाता से राजेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूं आपके पास। बहुत कुछ है राजेश सर, जब आते हैं तो बातचीत करने के लिए वो सब आगे, लेकिन पहले क्विकली हम तक रीच आउट करने के जो दो तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। एक है व्हाट्सएप नंबर। अरे यार, प्लेट नई नई सी दिख रही है, लुक चेंज हुआ है, अच्छा लग रहा है। इसका मतलब प्लीज़ फ़ोन करते रहिए, रीच आउट करते रहिए। 7045220000। अरे प्लेट आपकी अच्छी लग रही है, थोड़ी फिर से चलाइएगा इसको। ये और यही अभी लाइव सवाल पूछने के लिए फ़ोन लाइन भी है। इनफैक्ट सवाल रिकॉर्ड भी रख भी ले जाएंगे आपके, जब बातचीत हो रही होगी तो सेव करते चलेंगे। और फ्लिप होगा तो हमारा ईमेल आईडी, उसमें भी बदला है कुछ क्या? ये बदला है सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। यह है ईमेल आईडी रीच आउट करने का। ये राजेश सर के आने से पहले तैयारी करते हैं डायरेक्टर साहब। ये देखिए सजा रखा है एकदम स्क्रीन को इन्होंने। खैर, मार्केट स्क्रीन पर लिख रही है, गजब है भाई। ठीक है, ड्यू था ये होना। और आज एक्सपायरी से बेहतर दिन कौन सा? परसों पेन वाली एक्सपायरी थी, उसके बाद कल थोड़ा बहुत मॉडेस्ट से गेन्स थे। वायदा में भी थोड़ा बहुत डेटा में इम्प्रूवमेंट था। आज चले तो शुरुआत में कुछ हेवी वेट्स ने सपोर्ट कर दिया। तो पहले वो 700 750 के जोन्स के आसपास हटके हुए थे। हेवी वेट्स कौन से थे? वो निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट अभी भी वही हेवी वेट ही चमके हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्हीं के दम पर आज इस तरह का मूव है। हम गए थे ऑलमोस्ट 24,900 को चैलेंज करने, एक और इम्पॉर्टेंट, बेहद इम्पॉर्टेंट राइटर्स का जोन। वहीं आके अब मामला पस पड़ रहा है 24,900 वहाँ से ठंडे पड़ के अब हम 24,800 की तरफ पड़ रहे हैं। पर ठीक है, लॉन्ग ड्यू, कुछ मोमेंटम। हालांकि अभी भी रेंज के बाहर नहीं गए, अभी भी कंसोलिडेशन में ही है, उसी बैंड में है। पर आज उस बैंड के लोअर लेवल से बढ़िया मूव्स तो एटलीस्ट अब तक देखने को मिल रहा है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं भाई सीधे। इससे पिछले शो में तो वीरू ने डिटेल में मार्केट एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर ही रखे हैं, तो उस पर अब डिटेलिंग भी नहीं जा रहा हूँ। सब आपको स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। हमें आज लखनऊ, बेंगलुरु और जयपुर जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी दिख रहा है। लखनऊ सबसे पहले, आप सबको गुड आफ्टरनून। प्रतिमा सिन्हा जी स्क्रीन पर हैं। प्रतिमा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो प्रतिमा मैम? सर, कोरोना से देखना शुरू किया है। और ऐसा क्या हुआ था कि पहले से इंटरेस्ट था, कोरोना में समय मिल गया या क्या था? हाँ, वही कोरोना में समय मिल गया और टाइम था, और कॉलेज टाइम से इंटरेस्ट भी था। और आप स्टॉक खुद ही डिसाइड करते हो और ट्रेडिंग करते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए सब भर रहे हो? कैसे हो रहा है? लॉन्ग टर्म के शेयर और देखते रहते हैं बस टाइम के लिए, दिन में जो समय मिलता है उस पर। क्या देखते रहते हो? स्क्रीन को देखते रहते हो, भाव देखते रहते हो? हाँ, चैनल्स है और यही सब वीडियोस देख के दिन में जब टाइम मिलता है तब। प्रतिमा मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल, टाटा मोटर्स के मेरे पास 200 शेयर हैं, 480 पे लिए थे, और उसमें तो अभी मई 2023 में। तो क्या पूछूं? उसमें अभी थोड़ा सा लॉस है। मतलब क्या करें आगे? 480 पे लिए हैं जी, 200 शेयर हैं। काय का मई लॉस है? 2023 में 50% रिटर्न बना रहे हो आप। 712 पे चल रहा है अभी।
ये हाँ, पूछूं लेकिन क्या, इससे रखे ऊपर रहें भी कि तो नहीं गया। रखे रहें? हाँ हाँ, मतलब आप हमेशा इतना क्या धीरे धीरे करना है बोलते हो आगे। कि आज हमारे साथ ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, आवाज धीरे धीरे नहीं बोलते, बस यही पूछना था कि क्या करना है आगे, आप मतलब देखा, अब रखे एकदम रहे नॉर्मल कि बोल रहे हैं, ये अच्छा बिल्कुल शेयर ठीक है, अच्छी कंपनी है। हाँ, जोश ठंडा पड़ा हुआ था आपका। राजेश सर, टाटा मोटर्स क्या करें, अच्छे शेयर है, अच्छी कंपनी है, बने रहूं या नहीं बने रहूं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। बाकी भी जो महिला मित्र कर रहे हैं सबको नमस्कार। इन्होंने कहा 480 में लिया हुआ है, इस वक्त 712 का है और ये कह रही है लॉस में है। मेरे हिसाब से ये ऊपर के लेवल्स देख रही है, वहां से जो गिरावट आई है उसे ये लॉस मान रही है। तो उसे वो लॉस ना माने, क्योंकि जो बुक कर लें वही आपका होता है। और इस वक्त आप अच्छे खासे 50% के आसपास के प्रॉफिट में बैठे। अब कंपनी के बारे में बात की जाए तो जेएलआर को लेकर के थोड़ी सी कंसर्न्स है, क्योंकि यूएस में जो टैरिफ वगैरह की दिक्कतें चल रही है वो शायद आने वाले दिनों में जेएलआर के लिए थोड़ी सी दिक्कतों का वायस बने। और मई महीने की सेल्स पे भी अगर नजर डालो तो करीब करीब 9% के गिरावट के साथ आई थी। पहली तिमाही के चौथी तिमाही के जो नतीजे आए थे उसमें बॉटम लाइन पे 51% का डेंट था। लेकिन अभी जो हैरियर की ईवी इन्होंने लॉन्च करी है बहुत रीजनेबल प्राइस में, करीब करीब 21.5 लाख में, तो वहां से एक उम्मीद बनी है कि शायद ईवी मार्केट में इनकी थोड़ी सी पहुंच में इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आए। और यही होप्स है जो मुझे लगता है ये स्टॉक को 750 780 तक ले जाएगा। तो वहां पे मैं मुनाफा वसूली की सलाह दूंगा। इन्होंने ऑलरेडी एक डीमर्जर अनाउंस कर रहा है रखा है आने वाले दिनों में, लेकिन कंपटीशन ईवी वगैरह में बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा यहाँ से अपसाइड इस वक्त दिख रही नहीं है। तो मैं कहूंगा ऊंचे के ऊपर के लेवल पे आप थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लें, पूरा नहीं तो आधा कर लें तो बेहतर होगा। पूरा नहीं, आधा तो कर ही लें, मुनाफा बांधिए आधा। आपकी जो पोजीशन, आपके कितने थे, अच्छे खासी क्वांटिटी थी, 200 100 मान लीजिए मुनाफा यहाँ पे, 750 780 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे इस काउंटर से। बेंगलुरु से मीरा जी जुड़ती हुई। मीरा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मीरा मैम, गुड आफ्टरनून कब से आप स्टॉक मार्केट में हो? सर। सीएनबीसी आवाज को देखती थी मैं 5-6 साल पहले से, हाँ, और उसी से इंटरेस्ट जगा मेरा। तो सीएनबीसी आवाज देख के इंटरेस्ट जागा। सीएनबीसी आवाज क्यों देखा जब स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं था? अपने पास इतने सारे चैनल थे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सब तो था, फिर सीएनबीसी आवाज क्यों देखना शुरू करा 4-5 साल पहले आपने, जब इंटरेस्ट नहीं था? तो वही देखती थी सर, उसी चैनल को। ये मेरे को लगता है राजेश सर के लिए आप देखने आते थे। हाँ, कई लोग आते हैं। मीरा मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा सवाल एनटीपीसी के लिए है। 500 से है 360 के रेट पे। क्यों लिया था? मतलब मेरा मतलब है, लंबी अवधि का सोच के लिया था या लगातार ट्रेडिंग करूंगी 2-4 दिन में निकल जाएंगे, क्या सोच के लिए थे मैम? लॉन्ग टर्म था सर। ठीक है राजेश सर, लॉन्ग टर्म के लिए एनटीपीसी कैसा है भाई? थोड़ा सा नुकसान हो रहा है मुझे, 30 रुपए पर शेयर के आसपास। रखने लायक है कि नहीं पोर्टफोलियो में? देखिए, इसमें हमें एक खरीदारी की सलाह है। भारत की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है, 76,598 मेगावाट की दिसंबर तक इनकी कैपेसिटी थी। और करीब करीब डोमेस्टिक डिमांड की 24% सप्लाई ये लोग कर रहे हैं। 17% के आसपास की डोमेस्टिक कैपेसिटी इनकी है, 8 कोर ब्लॉक है, अच्छा डिविडेंड देती है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है। और जिस तरीके से पावर की डिमांड का सिनेरियो बना हुआ है, आगे आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। न केवल आप बनी रहें, बल्कि अगर आपके फंड्स अलाउ करते हो तो आप ऐड भी कर सकती हैं। मैम, खरीदने की सलाह राजेश सर की, यानी कि ये चलेगा यहां से। आप कुछ पूछ रहे थे, फिर से बोलो। और एक एलएनटी मैं आता हूं, उसके दूसरे के लिए बाद में आऊंगा, पहले सबके पास चक्कर काटा हूं, दूसरा सवाल भी पक्का लूंगा आपका। पहले जा रहा हूं जयपुर, सीमा गुप्ता जी के पास। और सीमा मैम को देख के लग रहा है कि हमारी मुलाकात हो चुकी है। सीमा मैम, हो चुकी है क्या? हाँ जी सर। देखा, सर। आपको तो मैं याद नहीं होगा, मुझे आप याद थे। सीमा मैम, कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? सही चल रहा है सर। पहले इन्वेस्टर थे, अब थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी चालू कर दी। बाजार वॉलेटाइल रहता है, रोज ऊपर। ट्रेडिंग के लिए आप चार्ट स्टडी करते हो क्या? सर आपके एक्सपर्ट्स की सुनते हैं, फिर थोड़ा बहुत जितना आता है उतना देख लेते हैं। अच्छा, तो वहां से आपके स्टॉक नैरो डाउन हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद अपनी स्टडी कर लेते हो आप? कई बार तो प्रॉफिट हो जाता है, कई बार मामला फंस जाता है। वो तो खैर सबका ऐसा स्टॉक मार्केट में होता ही है।
पर ये आइडिया ठीक है, एक्सपर्ट्स के पिक्स चुन के लिख लिए, उसके बाद अपनी खुद की सेल्फ स्टडी उस पर ऐड कर ली तो ज़्यादा बेहतर है, कन्विक्शन भी आ जाएगा कौन सा सही लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। मेरा सीमा मैम, पहला सवाल कौन सा आज के लिए? सर सेंचुरी इनका लिए मैंने 1 से 1.5 महीने पहले लिए थे 500 शेयर्स 519 पे, और उसके बाद वो काफी डाउन हो गया। क्यों लिए थे सेंचुरी इनका? ये तो कोई ट्रेडिंग ने बैठ नहीं दी होगी चैनल में किसी ने। सेंचुरी, मुझे आदित्य बिरला ग्रुप के सारे शेयर्स पसंद है और अच्छी कमाई दे रहे हैं, तो सेंचुरी इनका लिया तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों। ये अपनी खुद की स्टडी है, मैं ये कह रहा हूँ चैनल पे तो एक्सपर्ट्स ने शायद ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड नहीं किया होगा। नहीं, ट्रेडिंग के लिए चैनल ने रिकमेंड नहीं किया सर, ये खुद की स्टडी है। हाँ, और लंबी अवधि के लिए सोच के रखा था ट्रेडिंग, या मतलब सोचा तो कुछ होगा, ट्रेडिंग में बन गया तो बन गया, सोचा लंबी अवधि का था, ऐसा था हाँ क्या? जी सर, आ जाता है क्योंकि बाजार अभी काफी अप डाउन चलते हैं, तो यदि प्रॉफिट बन जाता है तो थोड़ा 500 लिए, उसमें से 200-300 बेच लिया, 200 रख लिया। नहीं ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, अच्छी ग्रुप, अच्छी पढ़ाई कर ली, कमाई हो गई तो थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं लेकिन समय सर समय पे, मैंने आइडिया जिस दिन ठीक है। लिया उसके दूसरे दिन से 50 रुपए टूटा एकदम से, तो वो आप ही का इंतजार कर रहा था। राजेश सर क्या करूं? देखिए, दो चीजें हैं। एक, आपने ट्रेडिंग के मंसूबे से स्टॉक को लिया तो आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। दूसरा, ट्रेडिंग के लिए जब आप स्टॉक लेते हो तो वॉल्यूम एक बहुत बड़ा मैटर होता है। तो स्टॉक पे अगर देखो तो वॉल्यूम है ही नहीं, 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो इसमें आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है। ये निवेश लायक स्टॉक है, और अगर आप लंबी अवधि के लिए बनी रहना चाहती हैं तो मैं समझता हूँ बहुत उपयुक्त स्टॉक है। नायलन फिलामेंट यार्न और नायलन टायर कॉर्ड में ये काम करती है, दोनों ही डिवीजन अच्छे चल रहे हैं। नई कैपेसिटीज पुणे में जोड़ी थी। अब जहाँ की इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता जा रहा है, मॉनसून नॉर्मल होता जा रहा है, रूरल डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इससे दोनों ही डिवीजन को अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए अच्छा स्टॉक है, बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में बहुत कम होती है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो उछाल में निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी कैपिटल तो उतनी ही होगी ट्रेडिंग की, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप बनी रहें। बने रहिए अगर लॉन्ग टर्म, वैसे लॉन्ग टर्म के लिए कह रही है वो बनी हुई हूँ, ठीक है। कमलेश मैम, सॉरी प्रतिमा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास जायडस लाइफ के 120 शेयर हैं, वहाँ 395 पर। अरे वाह। वो फरवरी 23 में लिया है मैंने। क्या पूछूं? उसका क्या करना है, मतलब कंपनी तो हमें पसंद है और हमें रखना भी है, तो क्या जब आपने रखें मन कि बना ही निकाल लिया दें? है और गाढ़ा मुनाफा हो ही रहा है तो राजेश सर बेचारे कहाँ बीच में आएंगे। और जितनी धीरे आवाज में बोल रहे तो उतना सॉलिड पोर्टफोलियो है आपके पास। जायडस लाइफ, राजेश सर सोच तो रखा है। एक तो पहले मैं सही सोच रहा हूँ, कंपनी अच्छी है, लंबी अवधि के लिए रखने वाली है, रख लूं क्या, ऐसा मान के चलूं क्या? जायडस लाइफ मेरी खरीद भाव 400 रुपए का है, बढ़िया सा। अश्विन जी, इसमें हमने कुछ महीनों पहले कवरेज की थी और वहां से अच्छा खासा बढ़ा है, और इस वक्त भी हम समझते हैं इसमें 1100 के टारगेट के साथ बने रहना चाहिए, जो कि आने वाले 6 से 9 महीने में आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी बहुत शानदार है। इस तिमाही में भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आई थी, नंबर्स अच्छे आए। पिछले दिन उन्होंने करार किया है यूएस बेस्ड कंपनी के लिए कुछ कैंसर की दवाइयां बेचने के लिए इंडिया और श्रीलंका। तो इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, और जो नए उत्पाद ये लॉन्च करने वाले हैं उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है स्टॉक में बने रहना चाहिए। और बाजार के कारणों से अगर ये गिरावट आती है 800 तक की, तो वहां नए एडिशन भी की जा सकती है। ठीक है, जायडस पे ये व्यू। मीरा मैम, अगला सवाल। एलएनटी के लिए है सर मेरा। ओके। 3500 के रेट में ली हूँ, हाँ, और उसमें बनी रहूं या निकल जाऊं? आपने ने लिया लंबी अवधि का सोच के, है ना मीरा मैम? जी। राजेश सर सही है क्या? लार्सन एंड टुब्रो। आशीष जी, इसमें हमारी बाई कॉल रही है। एसबीएस स्टॉक में भी मैंने 2-3 हफ्ते पहले रिजल्ट से पहले दिया था, अगर आपको याद हो, और मैं समझता हूँ कि अभी भी ये खरीदारी के ही लायक है। चौथी तिमाही में शानदार नतीजे आए, फिर वो चाहे
हाइड्रोकार्बन से, कार्बन लाइट से, ग्रीन एनर्जी से हो। मैनेजमेंट में 10% ऑर्डर इनटेक ग्रोथ की बात करी है, 15% रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी है, 5,80,000 करोड़ के आसपास की इनके ऑर्डर बुक इस वक्त है। एक बड़ा ऑर्डर बुक का जो हिस्सा है वो मिडिल ईस्ट से आता है, तो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हो तो लार्सन एक प्योर प्रॉक्सी प्ले है भारत की ग्रोथ का। तो मैं समझता हूँ इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। लंबी अवधि में इसका हमारा टारगेट 4200 रुपए का है। 4200 का टारगेट। मैम बिल्कुल बहुत बढ़िया कंपनी है, आप तो होल्ड करो। राजेश सर की बाय रेको राइड भी कर रही है, तो कन्विक्शन इसका मतलब तगड़ा है। सीमा मैम अगला सवाल। सर WPIL लिए थे 500 शेयर्स, 434 पे लिए थे, उसके बाद 458 चला भी गया था, लेकिन लालच हुआ 480 में बेचूंगी और अभी 424 ही है। तो क्या करूं, इसके लिए निकल जाऊं या? आइडिया कहां से आया था ये? सर खुद ही की स्टडी थी क्या? जी, ये खुद की। ये वॉलेटाइल बहुत रहता है और अच्छा शेयर है मेरे। ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, और वॉलेटाइल रहता है तो लंबी अवधि के लिए वैसा नहीं है, फिर क्या लॉजिक था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आप स्टडी करते करते WPIL में कैसे पहुंच गए? कोई सेंसेक्स के 50, वायदा के 200, थोड़ा आगे बढ़ गए 500, आप तो उसके भी बियॉन्ड पहुंच गए पढ़ते पढ़ते। नहीं सर, ट्रेडिंग के लिए लिया था, काफी वॉलेटाइल रहता है और यदि रह भी जाए तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा लंबा, और नहीं हुआ तो काफी वॉलेटिलिटी रहती है, तो थोड़ा। सर क्या करूं भाई? देखिए, उछाल में निकलने की सलाह रहेगी। हालांकि कंपनी अच्छी है, कंप्रेसर और पंप बनाती है, और न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को भी केटर करती है। बट अगर चौथी तिमाही के या फुल ईयर के नंबर देखें तो अच्छा खासा ड्रॉप आया है, 72% के आसपास फुल ईयर की नेट प्रॉफिट में ड्रॉप है। हालांकि इसकी एक यूरोपियन सब्सिडियरी ने एक नई कंपनी खरीदी है, जिससे इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में खास करके यूरोप और मीना रीजन में पकड़ बनाने में सहायता मिलेगी। प्रमोटर होल्डिंग 71% के आसपास है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ जो भी पॉजिटिव्स है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है इसमें, तो 450 के आसपास एक बार निकलने का मन बनाए तो बेहतर होगा। ओके, चलिए इस नोट पर भाई समेटा जाए। सीमा मैम, मीरा मैम और प्रतिमा मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। आज कोई फ़ोन पे किसी का नहीं ले पाऊंगा, टाइम नहीं है। ब्रेक के उस पार असल में राजेश सर से उनकी SBS स्टॉक पिक लेनी है, प्लस 2 मूवी रिलीजेस हैं। एक तो आज हो गई ठग लाइफ, अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं है, अपना दूसरी वाली पे इंटरेस्ट है। ब्रेक के उस पार चर्चा। पहले राजेश सर की SBS स्टॉक पिक लाइए भाई, स्टिंग प्ले आउट करिए। राजेश सर, कौन सा फंडामेंटली बढ़िया आइडिया आज के लिए? देखिए, आज के SBS स्टॉक के लिहाज से अगर देना हो तो मोबाइल के साथ जाना चाहूंगा। ऊपर के लेवल से लगभग आधा हो चुका है। तो बावजूद इसके की शानदार कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी मैंगनीज और प्रोड्यूसर है, 11 माइंस है इनके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, और डाइऑक्साइड और की करीब करीब 46% रिक्वायरमेंट ये कंपनी फुलफिल करती है, और मेजर रॉ मटेरियल सप्लायर है पूरे स्टील सेक्टर को। रिजर्व्स की बात की जाए तो 95 मिलियन टन के आसपास का रिजर्व है। चौथी तिमाही में नतीजे शानदार आए, बॉटम लाइन में 27% का जम था, EBITDA मार्जिन 32.25 आया 31 के सामने, और पिछले साल से इन्होंने बहुत कॉस्ट कंट्रोल वगैरह किए हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में कम से कम 15% की बढ़त आने वाले एक साल में बिल्कुल हो सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ओ भाई साहब, और वाकई ऑलमोस्ट 600 के जोन्स पे जा रहा था, वहां से ठंडा पड़ा। तो पिटा हुआ स्टॉक है, अट्रैक्टिव बिजनेस है, बढ़िया वैल्यूएशंस पे खड़ा इस समय नजर आता है। राजेश सर कह रहे हैं ये एक बाय को हो गई आज की। अरे बाय भी बहुत ज्यादा ही चमका रही है, ज्यादा चमक रहा है। थोड़ा चार्ट दिखाइए। आज देखिएगा आपके आने का एक्साइटमेंट राजेश सर, जगमगा रही है पूरी स्क्रीन। 2 मूवीज लाइए भाई जरा। पहले वो ठग लाइफ लेकर आइएगा। ठग लाइफ तमिल बेसिकली है, तो तमिल हिंदी भी डब्ड वर्जन है। एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा है, कमल हसन साहब का, और मणि रत्नम साहब डायरेक्टर है, तो आप समझ ही सकते हैं। पर हालांकि इसके एडवांस बुकिंग के नंबर थोड़े से ठंडे थे, देखते हैं कैसा करती है। दूसरी जो कल रिलीज होने जा रही है वो है हाउसफुल की फ्रेंचाइजी की 5th फिल्म, हाउसफुल 5।
अब इसमें स्टार कास्ट का तो नाम ही नहीं ले सकता, मेरे ख्याल से मैंने ट्रेलर में 19-20 लोगों को देख डाला। और एक ऐसा लग रहा है एक शिप की पूरी स्टोरी जिसमें किसी का मर्डर हो गया और वहाँ ढूंढने में लगे हुए कौन किसने किया है। राजेश सर, सबसे इंटरेस्टिंग इसमें पीवीआर में बुक करने जाओ तो 2 विकल्प हैं, हाउसफुल 5A, हाउसफुल 5B। तो फिर मैंने इंटरव्यू सुना डायरेक्टर साहब का, वो कह रहे हैं हमने 2 अलग अलग एंडिंग्स बनाई है, तो पैरेलली सिनेमा में 2 अलग अलग पिक्चर चल रही होंगी। आप ये मुझे याद आ रहा है, मेरा लड़का वो देखता है एनिमेटेड, उसमें वो ऑप्शन होता है आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, क्या कहते हैं उसे, मैं वर्ड भूल रहा हूँ, इंटरैक्टिव मूवीज, ये वैसा वाला कुछ हो गया है। 2 अलग अलग एंडिंग है, अब आप कौन सा डिसाइड करूं, जाना है नहीं जाना है, इस पे जाऊं उस पे जाऊं, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे तो। ये हाउसफुल 5 आप दोनों देखोगे क्या? जब देखोगे तो आपने सही कहा, बहुत कंफ्यूजन है। मैंने भी जब बुक माई शो पे क्लिक किया था टिकट देखने के लिए, तो उसमें A और B आया, तो मैं खुद चौंक गया था कि ये चक्कर क्या है। फिर बाद में डिटेल्स में गया तो पता चला एंडिंग डिफरेंट है दोनों की, और एक नया तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, पता नहीं कितना सफल होगा। देखनी दोनों ही है, क्योंकि एंडिंग दोनों में किस तरह से बैठती है। बट एक बात है, एक मैं थिएटर में देखूंगा और जो बच जाएगी वो दूसरी OTT पे देख लूंगा, क्योंकि सिर्फ एंडिंग ही तो चेंज करनी है, पूरी पिक्चर तो देखनी नहीं है। तो एंडिंग के आधे घंटा को थोड़ा देखना है तो वो OTT पे देख लें। तो एक काम करें, A वाली देख लें और B वाली रुकें। देखते हैं, वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि कौन सी टाइमिंग सूट करती है, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग्स पे रहते हैं शोज। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, उसमें बस ये बताया उन्होंने कि दोनों में किसने मर्डर किया है वो बदल दिया हमने। तो एक फिर एंड में कहीं और चली जाएगी, एक एंड में कहीं और चली जाएगी, तो बाकी पिक्चर का खर्चा तो सेम है, बस एंडिंग का उन्होंने बदल दिया खर्चा। तो 2 कहने के लिए हो गई 5A और 5B हाउसफुल। तो ये एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग सा है। पर आप जो भी देखोगे बता देना मुझे याद आता है शोले के जमाने में भी ऐसा कहा गया था कि शायद शोले में एंडिंग दूसरी थी, फिर रिलीज कुछ और की गई। तो हो सकता है कि वही आइडिया को उन्होंने वहां लाके इम्प्लीमेंट किया हो और इस बार दोनों रिलीज। ठीक है, राजेश सर आते हैं तो हमेशा शो ओवर हो जाता है मेरा। राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।